बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हमारी डिस्कशन चल रही है जनरल आईटी कंट्रोल्स पे। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो हम उसको एंटरटेन कर सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, आगे आगे चलें। फिर हमने एक्सेस राइट्स देखे थे। इसके अंदर फिर फर्दर हमने काफ़ी चीज़ें डोमेन को डिस्कस किया, सुपर यूज़र को डिस्कस किया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था जी? सुपर यूज़र। फिर एक्सेस राइट्स इटसेल्फ और पासवर्ड। फिर डोमेन। फिर दूसरे नंबर पे थे आपके डाटा बैकअप। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है डीआरपी। आपको पता है डीआरपी क्या होता है? डिजास्टर रिकवरी प्लान। डिजास्टर रिकवरी प्लान, डीआरपी। भाई ये तीनों आप एक लाइन में बैठ गए हो, तीनों डिफरेंट लाइंस में बैठो। माजिद, साजिद उठो। माजिद, ये साजिद हुआ है। डीआरपी इज डिजास्टर रिकवरी प्लान कि अगर खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हो जाए तो बिजनेस की जो रिकवरी है उसका कोई प्लान मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। दिस इज कॉल्ड द डिजास्टर रिकवरी प्लान। नॉर्मली होता क्या है, आपके पास पीयर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपके एक पैरेलल एक और कंपनी है, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि जनाब अगर मेरी प्रेमिसेस में आग लगती हैं तो फिर मैं आपकी बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर आके अपना बिजनेस को सेटअप कर सकता हूँ, या मेरे जो आईटी रिसोर्सेज ख़राब होते हैं तो फिर मैं अपना डाटा तुम्हारे आईटी रिसोर्सेज के ऊपर भेज सकता हूँ। तो हम इस तरह से मिलजुल के अपना काम चला लेंगे। तो हमारे पास जब डिज़ास्टर आता है उसका रिकवरी प्लान क्या है, ये भी हमारा GITCs के अंदर एक पैरामीटर होता है जिसको हमने टेस्ट करना होता है। ऑल दो अगर ये ना भी हो तो इस केस में ये नहीं होता कि GITC इनफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ये ना होने की वजह से आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के ऊपर खास मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, कंपनी की कंटिन्यूटी के ऊपर ज़रूर एक क्वेश्चन मार्क रेज हो जाता है कि अगर ये कंपनी के पास अपना डिजास्टर रिकवरी प्लान अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है कंपनी बंद हो जाए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर लिंक होता है, लेकिन इसका प्योरली GITC के साथ ज़्यादा लिंक नहीं है। और डाटा बैकअप के अंदर इटसेल्फ जो है वो डाटा बैकअप एक अपना एक कंट्रोल है, यानी कि हम कितने इंटरवल के बाद अपने डाटा को बैकअप करते हैं। आपके व्हाट्सएप 24 घंटे में एक दफ़ा बैकअप करता है, रियल टाइम बैकअप हो रहा होता है। अब बैकअप में मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ऑन साइट बैकअप करना है, रिमोटली बैकअप करना है, या आपने क्लाउड के ऊपर बैकअप करना है। अब वन ड्राइव है, क्लाउड के ऊपर है, मेगा है, क्लाउड के ऊपर है। आपने कोई हार्ड डिस्क में डाटा सेव कर लिया है, ये फिजिकल बैकअप ऑफ द डाटा है। तो जो डाटा बैकअप है इसका प्रॉपर प्लान होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे भी आपका डाटा पड़ा है उसकी एक पॉलिसी बनी होनी चाहिए। कंपनी का जो डाटा है उसको किस तरीके से किस इंटरवल के बाद जाके कहाँ पे आपने क्या करना है, डाटा बैकअप करना है। ठीक होगी जी बात? ये बात क्लियर रही आपको? डाटा बैकअप और डिजास्टर रिकवरी प्लान, यहाँ तक किसी का कोई इतराज़? आगे चलते हैं। आगे थोड़ा हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं जिसमें सिस्टम इंप्लीमेंटेशन के कंट्रोल आ जाते हैं। क्या जी? सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन के कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहां तक ये जो दो बातें हैं ये क्या हैं? ये ऑलरेडी सिस्टम लगा हुआ है, उसके रिगार्डिंग बात है। अब हमने क्या डिस्कस करना है कि अगर नया सिस्टम लगता है, कोई भी, अगर फॉर एग्जाम्पल आज आप कहते हैं कि आज आपने एक ERP लगाना है, तो व्हाट क्वेश्चन विल बी इन योर माइंड, आप किस तरीके से एक सिस्टम को लगवा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मैंने SAP लगवाना है, आप कहते हैं मैंने ओरेकल लगवाना है, तो वही सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन होनी है।
अब जब सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन होती है, अगर आपकी जो प्रोसेस है वो ठीक तरीके से फॉलो ना किया जाए रिगार्डिंग सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि सिस्टम एक ऐसा लग सकता है जो आपकी नीड्स को पूरा ही ना करता हो। फॉर एग्जांपल, आप यूबंटो जो है वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। और यूबंटो जो है वो एक स्पेसिफिक नेचर की जो है वो एक विंडोज़ हैं जो बेसिकली बड़े स्पेसिफिक लोग यूज़ कर सकते हैं, हर बंदा यूज़ नहीं कर सकता। अब इस तरह से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने व्हाट्सएप यूज़ करना है, आप व्हाट्सएप की जगह पे कोई और एप्लीकेशन लगा लें तो आपके काम की नहीं है, तो सिर्फ क्या होगा, मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन ही होगी, उसको यूज़ नहीं कर रहे होंगे। इस तरह से सिस्टम अगर लगाया जाता है, कोई भी सिस्टम अगर लगाया जाता है, तो अगर सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को ठीक तरीके से अंडरस्टैंड ना किया जाए तो सिस्टम फेल हो जाते हैं। ERP लगाना, ERP इस्तेमाल करके रिजल्ट लेना एक बड़ा फ्रूटफुल नज़र आता है कि जनाब बड़ी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। लेकिन अगर ERP को सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो ERP की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो प्रॉब्लम आती है वो फिर इतनी डिजास्ट्रेटेड नेचर की होती है कि आपका पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब सिस्टम की जब इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल्स की बात की जाती है तो कोई भी नया सिस्टम लगना है, सबसे पहले क्या सवाल आना चाहिए? आपने डिसीजन ले लिया कि आपने SAP लगवाना है। हमने क्या लगवाना है जी? SAP लगवाना है। अब आपके दिन में क्या सवाल आने चाहिए? पहला पॉइंट उन्होंने कहा जी कि बिजनेस की नेचर के साथ हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। HR कैपेबल है या नहीं है इसको यूज़ करने के? वेरी गुड। और जी सोचें बेटा, कॉस्ट क्या होगी जी? सुपर यूजर कितने होंगे? और डाटा इंक्रिप्शन होगी नहीं। अभी बेटा ये आप ऑपरेशन में चलेगी हो, हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन की। सिस्टम लगाना है, आज क्या सवाल जेहन में आएंगे? क्या चीज़ यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं करता? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या जो सिस्टम लगाने जा रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं करता। अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करता है या नहीं करता, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को है। चलिए मैं आप इसके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक होती है एज इज स्टडी। एज इज क्या है? जैसा है। आज के दिन पे अगर एक सिस्टम नहीं लगा हुआ तो बिजनेस अपनी ट्रांजैक्शन को किस तरीके से प्रोसेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अज्यूम करना है कि SAP तो है ही नहीं, जो SAP टीम लगाने आ रही है उसका पहला सवाल क्या होगा? एज ए स्टडी, जैसा है वैसा है, यानी कि सिस्टम के बगैर आप किस तरीके से काम करते हैं। अब हर एरिया को वो डिफाइन करेंगे, वो कहेंगे आप प्रोक्योरमेंट किस तरह से करते हैं। आप उसको बताएंगे जनाब हमारा एक जो स्टोर इंचार्ज है वो रिक्वेजिशन कलेक्ट करता है मैनुअली, उसके बाद वो रिक्वेजिशन की बेस के ऊपर जाके इन्वेंट्री में देखता है कि इन्वेंट्री में वो चीज़ पड़ी है या नहीं पड़ी। अगर इन्वेंट्री में चीज़ ना पड़ी हो तो उसकी बेस के ऊपर उसकी रिक्वेजिशन को फाइनल कर देता है कि जनाब ये चीज़ परचेज करनी है। फिर उसके बाद वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास जाती है, वो बजट देखते हैं, बजट में अप्रूव होने के बाद फिर उसके ऊपर हम कोटेशंस कॉल करते हैं। कोटेशन कॉल करने के बाद हम उसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। ये सारा काम क्या हो रहा है? मैनुअल। ये क्या है? एज इज। यानी आज सिस्टम अगर नहीं लगा हुआ तो हमारे बिजनेस के प्रोसेस किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि मुझे आज अपनी कैपेबिलिटीज का नहीं पता होगा तो मैंने कहां पे जाना है मैं उस चीज के बारे में अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आपको नहीं पता कि आज आप किस पोजीशन पे स्टैंड करते हैं, पास करने के लिए किस जगह पे जाना है, तो उसके लिए गैप स्टडी करनी पड़ती है। तो गैप स्टडी करने के लिए क्या देखना पड़ता है? आज हम क्या हैं और हम क्या होने जा रहे हैं। एज इज मौजूदा हालात में आज के दिन के ऊपर बगैर सिस्टम के हम किस तरीके से काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड द एज स्टडी। यहां पे आपके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग को डॉक्यूमेंट किया जा रहा होता है कि बिजनेस काम किस तरीके से करता है, बिजनेस के ऑपरेशंस किस तरीके से चलते हैं, बिजनेस के प्रोसेस किस तरीके से काम करते हैं। देखिए ना, मैंने अगर आपको कोई सोल्यूशन रिकमेंड करना है तो सोल्यूशन के साथ मैंने आपको ये भी तो बताना है कि शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, आपने किन किन चीजों को इंप्रूव करना है। अब एज इज क्या है? मौजूदा हालात बगैर सिस्टम के किस तरीके से काम करते हैं। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा जी टू बी स्टडी। टू बी स्टडी से मुराद क्या है?
कि हम कहां जाना चाहते हैं। अगर इस सिस्टम से यहां पे हम जाना चाहते हैं तो देयर इज सर्टन गैप्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं पहले हमारा प्रोक्योरमेंट का सिस्टम पूरा मैनुअल है, अब हम प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को ऑटोमेटेड कर देंगे। ऑटोमेटेड करेंगे तो हम किस तरीके से काम करेंगे सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल कि आप सारे यूज़र्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, आप सबको लैपटॉप चाहिए, आपने लैपटॉप की रिक्वायरमेंट्स अपने कंप्यूटर पे बैठे आपने वहाँ पे सिस्टम खोला, सिस्टम में खोल के आपने एक रिक्वायरमेंट डाल दी कि जनाब मुझे जो है ना वो एक सिस्टम चाहिए। आपका जो डिपार्टमेंट का हेड था उसने उसके सिस्टम के ऊपर एक मैसेज आया कि जनाब आपके रिसोर्स ने एक रिक्वायरमेंट रेज की है फॉर लैपटॉप। वो जो आपका डिपार्टमेंट का हेड होगा उसको प्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा। अगर प्रूव करेगा तो वो चली जाएगी रिक्वेस्ट किसके पास, स्टोर डिपार्टमेंट के पास। स्टोर डिपार्टमेंट मैन ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर ही चेक कर लेगा कि हमारे पास इन्वेंट्री इसकी पड़ी है या नहीं पड़ी। उसने ऑटोमेटिकली अगर पड़ी है तो वहीं पे प्रूव कर दिया, प्रूव की तो आइटम इशू हो गया टू द रेलेवेंट डिपार्टमेंट। अगर उसने कहा कि नहीं हमारे पास इन्वेंट्री नहीं पड़ी तो फिर क्या होगा, फिर परचेज का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इट ऑल विल बी द ऑटोमेटेड। उसमें सप्लायर्स आपके पैनल पे रजिस्टर्ड होंगे, वो आपकी जो कोटेशन हैं उनके पास ई कॉमर्स के थ्रू डायरेक्टली चली जाएंगी, वो कोटेशन उसके ऊपर फाइल करेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट उस पर फाइल करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड। देयर विल बी जीरो और एटलीस्ट मिनिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मैनुअल कंट्रोल्स। तो मैनुअल कंट्रोल्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब ये क्या है, ये 2B स्टडी है। आज हम यहां पे हैं, यहां पे हमने जाना है। यहां पे जाने के लिए हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, गैप एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास एक रिसोर्स, एक बंदा है जो प्रोक्योरमेंट का काम करता है। सिस्टम के बाद मुझे कितने बंदे चाहिए होंगे, 4 से 5। अब ये क्या है, दिस इज गैप। आज हम कितने लोगों पे काम कर रहे हैं, एक। कल कितने चाहिए होंगे, 4 से 5। दिस इज गैप स्टडी। आज आप मैनुअल कोटेशंस तैयार करते हैं, अब आपकी जो है वो ऑटोमेटेड आ जाएंगी। तो ऑटोमेटेड आ जाएंगी तो जाहिर बात है इसके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के सप्लायर्स को भी लिस्ट पे लेके आना पड़ेगा, तो सप्लायर्स की स्टडीज भी होंगी। आज आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स सैलरी शीट्स को मैनुअली प्रोसेस करते हैं, कल आपने सिस्टम के थ्रू प्रोसेस करना है, तो सिस्टम के अंदर इनबिल्ट कंट्रोल्स भी होंगे। तो मैं आज कहां पे हूं, मैं कहां पे जाना चाहता हूं, दोनों का डिफरेंस क्या है, गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस के अंदर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, आपके जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम हो सकते हैं। आपके जाहिर बात है चेंज जब आता है, जब जाहिर बात है मैं एग्जांपल देता हूँ, रेलवे के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी जो है वो लगा रही थी सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग सैप। बहुत बड़ी कंपनी ने एक ठेका उठाया कि हम रेलवे का जो है ना वो सॉफ्टवेयर लगाएंगे सैप। जब वो सॉफ्टवेयर लगाने गए तो वहाँ पे लोगों ने क्या सवालात किए, साजी है साडा कंप्यूटर है, कंप्यूटर साडा खड़ाच गया, कंप्यूटर साडा खड़ाच गया तो जो साडा काम किते है वो कितने वैसे। मतलब ये नहीं कि जी हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अगर ये कंप्यूटर हमारा गुम हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो जो मैं इतने 2 महीने से 4 महीने से 5 महीने से या 6 साल से जो मैं काम करता आ रहा हूँ वो किधर जाएगा। अच्छा, फिर जब थोड़े सीनियर लोगों के पास गए तो हमने जाकर उनको बताया कि जनाब अभी आप जो है वो कोई भी प्रोक्योरमेंट करनी होती है तो मैनुअल प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो अब आपका ना पूरा सिस्टम लिंक्ड हो जाएगा। तो टॉप पे लोग बैठे थे, उन्होंने सोचा कि अच्छा ये सिस्टमेटिक काम हो जाएगा तो फिर जो खांचे लगते हैं वो कहाँ से लगेंगे। उन्होंने वहाँ पे क्या शो कराना शुरू कर दिया, आपको रजिस्टर शो कराना शुरू कर दिया। तो अब होगा क्या, उस गैप को भी आपने फिल आउट करना है। एज इज क्या है, आज के दिन के ऊपर मौजूदा प्रोसेसेस किस तरीके से चल रहे हैं। 2B क्या है कि हम कहां पे जाना चाहते हैं, हमने क्या चीजें अचीव करनी है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। ये भी सिस्टम है, ये भी सिस्टम है, ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ये न्यू सिस्टम है। सिस्टम की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट किस तरीके से काम करती हैं, उन दोनों के दरमियान में गैप है, उसको क्या कहते हैं, गैप स्टडी। तो इस चीज पे पहुंचने के लिए जब हम यहां पे आते हैं तो यहां पे यूजर्स की भी अंडरस्टैंडिंग का आपने ख्याल रखना होता है। आपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट को भी ठीक तरीके से डॉक्यूमेंट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट कहती है हम 3 से ज्यादा बंदे हायर ही नहीं कर सकते, हमारे रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं। आप अपना सिस्टम कैसा बना दें जिसमें 10 बंदों की रिक्वायरमेंट हो, तो क्या सिस्टम काम करेगा, नहीं काम करेगा।
अब आप वहां पे कहते हैं कि जनाब मैं टेक्निकल साइड के ऊपर अपने रिसोर्सेज को एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर दूं, तो क्या आपके पास टेक्निकल रिसोर्सेज इस तरह के नेचर के हैं जो काम सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। अच्छा, नॉर्मली लोगों की परसेप्शन क्या होती है कि जब भी कोई सिस्टम लगा दिया है तो सिस्टम खुद ही सारे काम करता है, सिस्टम खुद ही सारे काम करता है। ऐसे नहीं है। सिस्टम को रन करने के लिए सिस्टम के अंदर डाटाबेस भी अपडेट करनी पड़ती है, और जब तक डाटाबेस अपडेट नहीं होती आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। 99% ERPs फेल हो जाते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? सिस्टम की रिक्वायरमेंट को ठीक तरीके से डॉक्यूमेंट ही नहीं किया होता, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग को डॉक्यूमेंट ही नहीं किया होता। हमने क्या करना है हमने इसको डॉक्यूमेंट ही नहीं किया, किस तरीके से करना है हमने इसको गैप स्टडी कभी नहीं की, हमने कभी प्रोसेस नहीं डिफाइन किए। देखें, अगर मैंने मैन्युअली सेल के ऊपर, देखें कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, सेल्स, प्रोक्योरमेंट, HR, फाइनेंस, उसके बाद और क्या होगा जी, टैक्सेशन, बुला बुला, ये मुख्तलिफ किस्म के आपके डिपार्टमेंट्स हैं। अगर हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को ठीक तरीके से डॉक्यूमेंट ना किया जाए कि उनको डिजायर्ड रिजल्ट्स क्या चाहिए, तो सिस्टम उस वक्त तक डिजाइन नहीं हो सकता। और अगर सिस्टम ठीक तरीके से डिजाइन नहीं होगा तो सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, और अगर सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं मिलेंगे। अगर हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो सिस्टम क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो इसके लिए सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मौजूदा बिजनेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या हम अचीव करना चाहते हैं, हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बिजनेस की नीड्स क्या हैं, उसको अंडरस्टैंड करना, वैल्यूएट करना, उसके हिसाब से 2B स्टडी करना। 2B तो कुछ भी हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, क्या उसका सॉफ्टवेयर एक ट्रेडिंग बिजनेस पे लग सकता है? नहीं लग सकता। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 2B स्टडी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मॉड्यूल सेलेक्ट किया हुआ है और आप करते ट्रेडिंग बिजनेस है, तो क्या 2B आपकी ठीक है? क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि आपने एज इज ठीक नहीं की, आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को नहीं समझा, आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस की रिक्वायरमेंट को नहीं समझा। जब आपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट को नहीं समझा तो आप उसकी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। जब डॉक्यूमेंट आपने रिक्वायरमेंट ठीक नहीं की तो गैप स्टडीज तो ऑटोमेटिकली हो ही नहीं सकती। मैं कहां पे हूं, मैं कहां पे जाना चाहता हूं, गैप क्या है। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये आपके अल्टीमेटली सिस्टम की फेल ओवर की रीजंस बनती हैं। जब गैप स्टडी हो जाती है उसके बाद बनता है आपका फंक्शनल डिजाइन। अभी क्या सिस्टम लग गया? अभी तो स्टडीज हो रही हैं। यहाँ फंक्शनल डिजाइन में क्या बनते हैं, फ्लो चार्ट्स बनते हैं मुख्तलिफ किस्म के, कि जनाब अगर सेल का प्रोसेस होगा तो ये 4 स्टेप्स इस तरीके से परफॉर्म होंगे, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ होंगी, ये लोग ये काम करेंगे, ये लोग ये काम करेंगे। एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू होता है कि हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करेगा फाइनली। वो कब हमने किया, मौजूदा सिस्टम को समझा, मौजूदा रिक्वायरमेंट को समझा, मौजूदा प्रोसेसेस को समझा कि मौजूदा मैनेजमेंट काम किस तरीके से कर रही है। फिर हमने वहाँ पे जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी बेसिस के ऊपर 2B स्टडी बनाई कि मैनेजमेंट को अल्टीमेट क्या चीज़ें चाहिए होंगी, किस तरीके से चाहिए होंगी, क्या एलिमेंट्स उनको इंक्लूड करवाने हैं। वहाँ से क्या बना, 2B स्टडी बनी। 2B स्टडी के बाद हमने क्या किया, इन दोनों का गैप किया कि हम कहाँ पे हैं, हमने कहाँ पे जाना है, हमने किन चीज़ों को चेंज करना है, किस तरीके से चेंज करना है, कब करना है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या होंगी, ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, चेंज रेजिस्टेंस कहाँ पे आएंगे। दिस ऑल आर कवर्ड इन द गैप स्टडीज। जब गैप हो गया तो आपने सिस्टम को समझ लिया। जब सिस्टम को समझ लिया तो सिस्टम के ऊपर आपने उसके फंक्शनल डिजाइन बना लिए कि अल्टीमेट ये सिस्टम इस तरीके से काम करेगा। डायग्राम्स के अंदर आपने उसको डिपिक्ट कर लिया। जब डायग्राम्स अप्रूव हो गई, जब उसका प्रोसेस अप्रूव हो गया तो उसके बाद आपने उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करा दी। क्या स्टार्ट करा दी जी? डेवलपमेंट क्या होती है, इंस्टॉलेशंस। आपने जो जिस तरीके से बात की थी वैसे आपने पूरा सिस्टम एक बिल्डअप करना शुरू कर दिया। इन सिस्टम अब क्या हो रहा है, अब सैप इंस्टॉल हो रहा है आपके सिस्टम के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट। इसमें 2 तरह की टीम्स होती हैं, एक फंक्शनल टीम होती है, एक टेक्निकल टीम होती है। टेक्निकल टीम जो होती है ये इंजीनियर्स होते हैं और फंक्शनल जो होते हैं अकाउंटेंट्स होते हैं नॉर्मली। और ये दोनों मिलकर डेवलपमेंट साइड को देखते हैं। डेवलपमेंट जब हो जाती है तो उसके बाद आपका सिस्टम जो है वो तकरीबन रेडी टू यूज़ हो जाता है। रेडी टू यूज़ होने के बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो सकता। डेवलपमेंट तक बात समझ आ गई है आपको? यहाँ तक किसी का कोई इतराज़? डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट के बाद आप कहती हैं इम्प्लीमेंटेशन।
अब आप क्या कर रहे हैं, आप उस सिस्टम की प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। डेवलपमेंट होगी, आप जो डिजायर सिस्टम चाहते तो मिल गया, अब आप उस सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर देंगे, आप उसकी सारे बाकी प्रोसेस के स्टार्ट हो जाएंगे। इंप्लीमेंटेशन के बाद जब फाइनल इंप्लीमेंट हो गया, उसके बाद डाटा ट्रांसफर होता है, बल्कि नहीं, उससे पहले आपकी होती है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूएटीज जिसे कहते हैं। यूएटीज में क्या होता है कि आप जो यूजर्स होते हैं उनको बुलाते हैं, उनको एक आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कराते हैं कि भाई आप इसको एक दफ़ा टेस्ट करके चेक करें। यूजर एक्सेप्टेंस ट्रेनिंग होती है, टेस्टिंग होती है, कोई वर्ड डिस्टेंस होते हैं, यूएटीज हम इसको कहते हैं नॉर्मली। अब इसमें करते हैं कि हम उनको ट्रेनिंग्स भी देते हैं और सिस्टम की टेस्टिंग भी करते हैं। जाहिर बात है इसमें करेंगे आप डमी ट्रांजैक्शंस को इनपुट करेंगे और डमी ट्रांजैक्शन को उस सिस्टम के थ्रू चला के चेक करेंगे कि जो डिज़ायर रिपोर्ट्स हमें चाहिए, जो डिज़ायर रिजल्ट चाहिए हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, उनके साथ हम बैठते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद हम उसकी टेस्टिंग कराते हैं। टेस्टिंग करवा के हम, क्योंकि देखें जिन लोगों ने सिस्टम को इस्तेमाल करना है, अगर वो सिस्टम के साथ फेमिलियर नहीं होंगे तो सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जब तक आप उनको ट्रेनिंग्स नहीं देंगे, आप उनको टेस्ट नहीं करवाएंगे सिस्टम, उस वक्त तक आप लोगों से काम नहीं करवा सकते। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बाद आपकी डाटा माइग्रेशन होती है। डाटा माइग्रेशन, अगर कोई एग्जिस्टिंग आपका सिस्टम लगा हुआ है तो वहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस तो है ना, आपने ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ पे ट्रांसफर करने हैं, नए सिस्टम में ट्रांसफर करने हैं। तो वो जो डाटा ट्रांसफर होता है उसका एक प्रोसेस होता है डाटा माइग्रेशन का। जब डाटा माइग्रेशन हो जाती है तो सिस्टम आपका क्या हो जाता है, रेडी टू यूज हो जाता है। उसके बाद आखिर पे आता है गो लाइव। गो लाइव एंड सिस्टम क्लोज। गो लाइव का मतलब क्या है, नहीं समझ आई जी? वैसे क्या कर रहे हो, झूठे झूठ ना बोले करो। डाटा माइग्रेशन, पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में डाटा चला गया, अल्टीमेटली आप गो लाइव हो गए, सिस्टम आपका चालू हो गया। अब अगर सिस्टम काम नहीं करता तो फिर उसका कोई और रीजन हो सकती है। नॉर्मली लोग करते क्या हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड गो लाइव, यानी कि लोग जो करते हैं ना वो 2 स्टेप्स पे काम खत्म कराने की कोशिश करते हैं, और भाई इम्प्लीमेंट कर दो और गो लाइव कर दो। दरमियान में जितनी एक्टिविटीज हैं कुछ नहीं की। देखें, जब तक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट समझ नहीं आएगी। बिजनेस की रिक्वायरमेंट समझ नहीं आएगी तो बिजनेस के जो प्रोसेसेस हैं वो नहीं समझ आएंगे। अल्टीमेटली आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। आपने फॉर एग्जांपल क्लास लेनी हो ऑडिट की, आप बैठ जाएं PRC1 की क्लास के अंदर, तो क्या आपको बेनिफिट होगा? नहीं होगा। क्लास तो आप ले रहे हैं, टाइम भी आप लगा रहे हैं, कॉलेज भी आप आ रहे हैं, लेकिन आपको डिजायर रिजल्ट नहीं अचीव हो रहे। क्यों नहीं अचीव हो रहे? क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सही तरीके से डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है कि आपने करना क्या है। आपसे पूछता क्या कर रहे हो, सीए कर रहा हूं, कभी PRC क्लास में, कभी आप कैफ क्लास में, कभी C5 की क्लास में, कभी MSA1 की क्लास में। क्या कर रहा हूं, सीए कर रहा हूं। अब नाम तो सीए का है, सिस्टम का नाम तो है, लेकिन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सिस्टम ने करना क्या है वो नहीं पता, तो सिस्टम क्या काम करेगा? सिस्टम काम नहीं करेगा। फिर जब ये गो लाइव होता है, इससे पहले वो जो हमने कल डिस्कशन नहीं की थी अपनी, जो GITCs एंड ITACs की, जनरल IT कंट्रोल और IT एप्लीकेशन कंट्रोल, और इस इम्प्लीमेंटेशन टाइम के ऊपर हम उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। यानी एक तो इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, फिर साथ हम उसके अंदर कंट्रोल्स भी बिल्डअप कर रहे होते हैं। अब जारी बात है, वहाँ पे मैंने टेस्टिंग जब करनी थी, जब मैंने ओरिजिनली सिस्टम लगा रहा था, तो मैंने सारे कंट्रोल यहाँ पे टेस्ट करके देने हैं, IT सिक्योरिटी पॉलिसी बना के देनी है, तो यहाँ पे ही इम्प्लीमेंटेशन के साथ सारी चीज़ें आपकी लिंक हो जाती हैं। मैनेजमेंट बनाएगी, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? देखो रिकमेंड कौन करेगा? रिकमेंड मैंने जो हमने एज इज पूछा है, तो एज इज में कंट्रोल भी पूछ लिए थे हमने उनसे। जब 2B हम बता रहे हैं ये कौन सजेस्ट कर रहे हैं, हम सजेस्ट करें, तो 2B के अंदर कंट्रोल्स भी आ जाएंगे ना कि ये काम इस तरीके से होगा, ऐसे नहीं होगा। IT डिपार्टमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ द कंसल्टेंट जो होगा वो तैयार करेगा कंट्रोल्स, और वो इनबिल्ट करेंगे किए जाएंगे सिस्टम के अंदर। ठीक है जी बात। तो न्यू सिस्टम की डिजाइनिंग समझ आ गई आपको? यहां तक कोई इशू? ERP होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग।
ईआरपी के अंदर सॉफ्टवेयर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल सैप है, ओरेकल है, ये सारे ईआरपी की टाइप्स हैं। तो ये ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन की ही बात हो रही है कि जब ईआरपी को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो किन चीज़ों को देखा जाता है। आपने पीपी की कोर्स में शायद देखा हो इन चीज़ों को। कौन बच्चा कर रहा है पीपी कोर्स? ये पढ़ी हैं चीज़ें, सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखी, पढ़ा वो? क्यों? दोनों में से एक चीज़ करनी होती है। अच्छा, तो ये समझ आई है जी आपको या नहीं आई? तो ये जब सारे स्टेप्स फॉलो हो जाते हैं तो सिस्टम आपका क्या हो जाता है? अब लाइव हो जाता है, गो लाइव। टेस्ट अभी ले लेते हैं, ठहरो जी। तो इसके बाद जो अगला स्टेप है, यहां तक बताएं, समझ आ गया आपको? एक दफा जब सिस्टम लग जाता है तो क्या सिस्टम को चेंज किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है, प्रोग्राम में चेंजेस लेके आ जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम आपने लगा दिया, खांचे बंद हो गए, जो लोग थे उनकी रिश्वतें लेना बंद हो गई, वो जो बेसिकली एक किकबैक्स लेते थे वो बंद हो गई। अब जाहिर बात वो परेशान हो जाएंगे। या हो सकता है कि सिस्टम ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा हो जो रियल टाइम पिक्चर हो, जो जेन्युइन पिक्चर ऑफ द बिजनेस हो। अब जारी बात है मैनेजमेंट के जेल में जाएगा कि सिस्टम इतना अच्छा काम कर रहा है तो क्यों ना इसमें से 2-3 रिपोर्टें ख़त्म कर दी जाएँ, या सिस्टम को चेंज कर दिया जाए, सिस्टम की फंक्शनैलिटी को ही बंद कर दिया जाए। तो इसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम चेंज ओवर। क्या कहते हैं? प्रोग्राम चेंज ओवर। प्रोग्राम चेंज ओवर क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम हमने लगा दिया है उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज कर दिया जाए। अब बीइंग ऑडिटर जरा एक बात सोचें, आप 1 साल के सिस्टम की फंक्शनैलिटी डिफरेंट थी, आप अगले साल के सिस्टम के अंदर प्रोग्राम चेंज हो गए, यानी कि आपको पता नहीं चला और व्हाट्सएप ने आपकी कॉल रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। सही कह रहा हूं? तो ये क्या है? ये प्रोग्राम चेंज हो गया ना, लेकिन आपको नहीं पता चला। अब जब प्रोग्राम चेंज हो जाए तो क्या आपके लिए सिस्टम रिलायबल रहता है? नहीं रहता। तो सबसे पहले अगर कोई प्रोग्राम चेंज हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड तो आप मैनेजमेंट से पूछते हैं उसकी रीज़न, दैट व्हाट इज़ द रीज़न कि आपने प्रोग्राम को चेंज किया। मैनेजमेंट फिर आपको उसकी जस्टिफिकेशन देगी कि बिजनेस के प्रोसेस हमने और इम्प्रूव कर दिए हैं, या नॉर्मली उसकी जस्टिफिकेशन आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको पता है लास्ट टाइम आपने कोई 2 रिपोर्टें निकलवाई थी, उन 2 रिपोर्ट्स की वजह से आपने 1-2 अकाउंटिंग इशू निकलवाए थे, और उन अकाउंटिंग इशू के बेस के ऊपर आपने मैनेजमेंट से कहा कि आप अकाउंटिंग एंट्रियाँ पास करें। अगला साल आया, मैनेजमेंट ने वो सिस्टम की फंक्शनलिटी ही बंद कर दी, वो रिपोर्टें निकालना ही बंद कर दी, या एक और बात, सुपर यूज़र के लॉ को मेंटेन करना ही बंद कर दिया। अब अगर सिस्टम के अंदर सुपर यूज़र का लॉग ही नहीं मेंटेन हो रहा तो हमें क्या पता कि सिस्टम के अंदर किसने क्या काम किया है, क्या चेंजेस किए हैं, क्या अकाउंटिंग एंट्रीज को रिवर्स किया है, तो वो हम तो उसको नहीं कह सकते कुछ भी। तो सिस्टम हमारे लिए क्या हो गया है? अनरिलायबल हो गया है। तो जब चेंज होता है, प्रोग्राम चेंज होता है, तो चेंज होती है उसकी बिजनेस रैशनैल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बिजनेस रैशनैल होनी चाहिए कि जब भी किसी सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम में चेंज आता है तो उसकी बिजनेस रैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर चेंज आना चाहिए कि बिजनेस के प्रोसेस इंप्रूव हो गए हैं और मैनेजमेंट उसको जस्टिफाई करे। फिर उस प्रोग्राम चेंज को प्रॉपर्ली ऑथोराइज किया जाए फ्रॉम द टॉप ऑफ द मैनेजमेंट कि जनाब हमने ये प्रोग्राम चेंज ओवर किया है, जिसकी रीज़न है ये प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड है। उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। जब भी सिस्टम में चेंज आएगा तो इनमें से जितने स्टेप्स फॉलो हो सकते हैं वो क्या होंगे? दोबारा आपके फॉलो किए जाएंगे और देखा जाएगा कि प्रोग्राम चेंजेस जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड ठीक तरीके से हैं या नहीं है। तो प्रोग्राम चेंजेस भी हमारे लिए क्रिटिकल क्या चीज़, अगर मैनेजमेंट जस्टिफिकेशन ठीक ना हो तो सिस्टम अनरिलायबल हो गया आपके लिए, और हो सकता है इतना अनरिलायबल हो जाए आप सिस्टम के ऊपर रिलाई ना कर सकें। अगर सिस्टम पर ना रिलाई कर सके तो मैनुअल कोई चीज़ है ही नहीं, अगर मैनुअल कोई चीज़ है ही नहीं तो फिर आप क्या होगा? आपके लिए स्कोप लिमिटेशन है, और अगर स्कोप लिमिटेशन शुरू में पता चल जाए क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले तो हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। और अगर बाद में पता चल जाए तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली सारे फैक्टर्स को देते हैं। ठीक होगा जी? तो जनाब अभी मेजर जो GITCs थे वो यही हैं। मुझे बताएं GITCs के रिगार्डिंग किसी का कोई सवाल? प्रोसेस क्लोज हो गया ना। फिर उसके बाद प्रोग्राम चेंज ओवर्स होते हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं, वो चीज़ें। यहाँ तक किसी का सवाल जी?
जी, डाटा माइग्रेशन में पुराने सिस्टम से डाटा नए सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाता है। आप मोबाइल नया लें, आप अपना गूगल का अकाउंट लगाएं तो ऑटोमेटिकली डाटा बैकअप हो जाता है, कॉन्टैक्ट्स आपके ऑटोमेटिक आ जाते हैं। इस तरह से सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन हो जाती हैं। तो जो पुराना सिस्टम होता है वहाँ से डाटा आप 2-3 तरीक़ों से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट में एक्सट्रैक्ट करें और उसको अपलोड कर दें, या दोनों सिस्टम का आपस में क्या कर दें, लिंक कर दें। तो डाटा माइग्रेशन आप किस तरीके से होती है। क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ, तो फिर तो मैनुअली सारा कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल आ सकती है। ये भी एक पॉइंट होता है कि आपने जो सिस्टम का डाटा माइग्रेट किया है वो ठीक तरीके से माइग्रेट नहीं हुआ, तो आपकी जो सिस्टम है वो ठीक तरीके से ऑपरेट ही नहीं कर रहा, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। कहाँ चला गया फोल्डर ये? नजर आ रही है आप लोगों यहाँ पे? इंटरनल कंट्रोल within IT systems can be categorized into general controls and specific application controls. दो तरह के कंट्रोल्स होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल IT controls are policies and procedures that relate to many different applications such as revenue, purchase and payroll. तो हमने कहा था कि किसी एक का नहीं है बल्कि सिस्टम के कंट्रोल्स। They support the effective functioning of applications by ensuring the contained proper operation of the IT system. Because these general IT controls will apply to most or all of the entity IT application. If general IT controls are weak, it is unlikely that the processing undertaken by the system will be complete and accurate. ज़ाहिर बात अगर जनरल IT कंट्रोल ठीक नहीं है तो IT एप्लीकेशन कंट्रोल तो ठीक काम ही नहीं करेंगे। The auditor will therefore firstly review the test the general IT control. पहले हम किसको टेस्ट करते हैं? GITCs को टेस्ट करते हैं। In order to reach a conclusion on their effectiveness, this will enable him to assess the control risk attached to the entity IT system as a whole. If control risk assessed as low, he will then move on and test application control. तो मैंने पूरा फ्लो चार्ट आपको बना करके, तो फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे सारा लिंक हो जाएगा। Many of the general IT controls apply to large computer systems that are written, developed and maintained by the client company. However, some general controls also apply to smaller entities and user of off-the-shelf accounting software. तो कहता है मेनली तो ये बड़ी एंटिटीज़ के लिए होता है, लेकिन सम टाइम छोटी एंटिटीज़ भी इसको यूज़ कर रही होती हैं। ऑफ द शेल्फ होता है मतलब यानी कि आपको रेडी टू यूज़ एक सिस्टम बना बनाया मिल गया, आपने क्विक बुक लिया, CD ली, डाली, इंस्टॉल की, चल पड़ा। यानी आपको खुद डेवलप नहीं करवाना पड़ा, ये सारे प्रोसेस नहीं लगाने पड़े, आपने बना बनाया सिस्टम लेकर अप्लाई कर लिया। The main categories of general IT control that an auditor would expect to find in computer-based information system are control over the development of new computer information system and applications. यही जो बात मैंने अभी की है, सिस्टम की डेवलपमेंट, जब नया सिस्टम लगता है तो उसके कंट्रोल्स होने चाहिए। कंट्रोल ओवर डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द चेंजेस टू द प्रोग्राम, तो चेंजेस वाली बात भी हमने यहाँ पे की है। पहले हमने क्या किया, नया सिस्टम डेवलप करते हैं तो उसका क्या क्या काम होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया चेंजेस जब प्रोग्राम में होती हैं तो फिर हमें किस तरीके से इसको डील करना होता है।
फिर द प्रिवेंशन और डिडक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड चेंजेस टू द प्रोग्राम। जाहिर बात है जब नया प्रोग्राम बनता है तो उसके कंट्रोल, जब अनऑथराइज्ड चेंज किया जाता है उसको रोकने के कंट्रोल्स। फिर है जी कंट्रोल टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट टू डाटा फाइल्स। जाहिर बात है जो मास्टर फाइल्स आपके सिस्टम मेंटेन होती हैं उसकी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना, यानी कि एक्सेस राइट्स। Then the control to ensure that there will be continuity in computer operation and that will system will not break down and cease to be operational. Disaster recovery plan and data backup plan. ये वो वाले कंट्रोल्स आपके आगे। ठीक है जी। अब देखें सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम की चेंजेस, एक्सेस राइट्स एंड देन आपके जो डाटा बैकअप या डिजास्टर रिकवरी प्लान। तो ये सारे नाम मैंने आपने यूज किए हैं लेकिन चीजें यहाँ पे आपको वही सारी मिल रही हैं। ठीक हो जी बात। आगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो नए सिस्टम होते हैं वो इन हाउस भी डेवलप हो सकते हैं या एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर कंपनी उसको डेवलप करती है। एप्रोप्रिएट आईटी स्टैंडर्ड शुड बी यूज्ड व्हेन डिजाइनिंग, डेवलपिंग, प्रोग्रामिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम। तो जो एज स्टडी, टू बी स्टडी, गैप एनालिसिस, फंक्शनल डिजाइन, ये सारे क्या हैं? ये एप्रोप्रिएट आईटी स्टैंडर्ड्स हैं। जो बेसिक SDLC थे ना, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, पहले CA फाइनल का सब्जेक्ट में IT का सब्जेक्ट होता था, उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी। There should be control to ensure that tests are carried out on a new system before they are introduced। सारी बात है वो जो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है या उसके सिस्टम की टेस्टिंग है वो पहले की जाए, फिर सिस्टम को क्या किया जाए, गो लाइव किया जाए। देखो दो बातें हैं, एक ऑडिट के पर्सपेक्टिव से है। जब आप किसी कंपनी को ऑडिट करने गए, आपने सिस्टम देखा, तो जब पहले साल सिस्टम लगा था तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि ये सारे काम हुए थे या नहीं हुए थे। वन टाइम की टास्क है, ये हर साल नहीं होता। सिस्टम डेवलपमेंट हर साल तो नहीं होती ना, वन ऑफ होती है। तो जब होनी है आपने उस साल में ही ये काम करने हैं। तो ये जो बात आपने की एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हुई या नहीं हुई, वो प्रॉपर रही। एक कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन शुड बी फॉर्मली अप्रूव्ड बाय द सिस्टम यूजर। तो यूजर्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर सिस्टम डिजाइन नहीं हो सकता। ये वही बात आ गई आप यहाँ पे। There should be a segregation of duties between the designers and testing of the tester of the system। एक है टीम जो सिस्टम को डेवलप कर रही है, जो सिस्टम को डेवलप कर रही है वही सिस्टम को टेस्ट ना करे। क्यों? अपने काम को तो कोई बंदा रिव्यू नहीं कर सकता, उसके लिए सेपरेट टीम होनी चाहिए जो टेस्टिंग का काम कर रही हो। स्टाफ शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ न्यू सिस्टम बिफोर दे यूज फॉर लाइव ऑपरेशन। तो गो लाइव से पहले स्टाफ की ट्रेनिंग भी आपने इस पर करवानी है, उनको आपने सिखाना है सिस्टम किस तरीके से काम किया जाता है। समझ आई बात की? ये बातें हमने सारी डिस्कस की हैं। मैंने एक डिफरेंट सीक्वेंस ली है जो रियल टाइम में काम हो रहा होता है, इन्होंने उसको है जो है वो सारा काम किया। और ये टेस्टिंग आखिर पे होती है, शुरू में टेस्टिंग का क्या काम है समझ लो, जो मैंने पढ़ाया उसको और इसको अंडरस्टैंड कर लो, बस ऑटोमेटिकली पेपर में बैठ के आप लिख लोगे कि अगर एक नया सिस्टम डेवलप हुआ तो बताएं कौन से कंट्रोल एक्सपेक्ट करते हैं आप उसमें होने चाहिए। स्पेसिफिक कंट्रोल क्या आएगा? नहीं कैटेगरीज करके नहीं आएगा, जेनेरिक क्वेश्चन नहीं आएगा कि सिस्टम डेवलप हो रहा है उसके ऊपर आप कंट्रोल बताएं क्या होंगे। सिस्टम में चेंज आ गया, बताएं क्या आप प्रोसीजर लगाएंगे। बिल्कुल कंट्रोल रिस्क, ये रिस्क असेसमेंट के सवाल के साथ एक पॉइंट आ सकता है, यानी कि आपको उसमें एक बता दें कि एक कंपनी ने ड्यूरिंग द पीरियड नया सिस्टम लगाया है, तो आप उसमें बताएं क्या रिस्क है। तो आप उस रिस्क में बताएंगे हो सकता है कि प्रॉपर्ली सिस्टम की रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट ना किया हो, एज स्टडीज एंड टू बी स्टडीज को प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट ना किया हो, गैप एनालिसिस को ठीक तरीके से ना किया हो, सिस्टम की टेस्टिंग ठीक तरीके से ना की हो, कंट्रोल्स इनबिल्ट अच्छे तरीके से ना किए हो, यूजर्स की ट्रेनिंग ना करवाई हो, आपकी डाटा माइग्रेशन ठीक ना हुई हो। तो ये सारे क्या हैं? ये वो कंट्रोल डेफिशिएंसीज हैं जो रह गई हैं आप पेपर में जो लिखेंगे रिस्क के अंदर। क्या चीज आप लिख सकते हैं कि वो एक्सेस राइट से रिगार्डिंग पैरामीटर को ठीक तरीके से इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया उसके अंदर, यानी कि कौन सिस्टम को एक्सेस किस तरीके से करेगा, कैसे करेगा। सिस्टम के अंदर कंट्रोल्स, एक्सेस के कंट्रोल ठीक तरीके से डिजाइन नहीं है, तो एक होलिस्टिक व्यू तो दे सकते हैं आप उसका। सारा कंट्रोल ऐसे ही है जी, कंट्रोल प्रोजेक्ट रिसीव है नहीं बेटा, मैंने अभी सिस्टम की डेवलपमेंट की बात की है। जो सिस्टम की डेवलपमेंट की बात की है उसमें तो ये दो चीजें हैं ना जो आज डिस्कस की है। जो आप बात कर रहे हो तो बाकी जनरलिटी कंट्रोल्स की बात कर रहे हो, ठीक है जी। फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द प्रोग्राम चेंजेस, देखें उसमें वहां पे खत्म हो गया है वो बेसिकली। तो मैंने उसके अंदर जितनी चीज़ें आपको बताई हैं, अगर सीक्वेंस में आप वही याद कर लें तो मेरा ख्याल है मोर देन इनफ होंगी, आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें टेस्टिंग की बात भी हुई है, उसमें आपकी ऑथराइजेशन की बात भी हुई है, उसमें सिस्टम के डॉक्यूमेंटेशन की बात भी हुई है,
उसमें सिस्टम के ऊपर जो डाटा माइग्रेशन की बात भी हुई है, सिस्टम के कंट्रोल्स की बात भी हुई है, फिर फंक्शनल डिज़ाइन की भी बात हुई है, तो आप वो सारी बातें वही याद रख लें तो ये ऑटोमेटिकली आसानी से आप समझ सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम चेंजेस, जब प्रोग्राम चेंजेस होती हैं तो उसकी टेस्टिंग में आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं। व्हेन अ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑपरेशनल, वह भी हमने बात किया कि सिस्टम लाइव हो गया, इट मे बी नेसेसरी टू अपडेट एंड अमेंड सम ऑफ द प्रोग्राम्स इन द सिस्टम। ये समटाइम्स ज़रूरी होता है प्रोग्राम में चेंज लेके आना। अक्सर औक़ात हमने देखा है, आप अगर मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर एक अपडेट आती है, समटाइम सिक्योरिटी पैचेस अपडेट हो जाते हैं, समटाइम पूरा iOS अपडेट हो जाता है, समटाइम एंड्रॉयड सिस्टम पूरा अपडेट हो जाता है, तो वो अपडेटें ज़रूरी होती हैं। यानी ये नहीं अपडेट नहीं होनी चाहिए, हाँ वो अपडेट जो आई है उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या थी, आपने जो सिस्टम को चेंज किया वो क्यों किया, क्या वो ज़रूरी चेंज थी या गैर ज़रूरी चेंज थी अपने आप को एडवांटेज देने के लिए, तो उस चीज़ को असेस करने की ज़रूरत होती है। There should be a suitable general control over the development of the new version of the program। तो जब आप नया प्रोग्राम बना रहे हो, जाहिर बात है प्रोग्राम में चेंज कर रहे हो, तो फिर कंट्रोल सारे वो जो आपने पहले डिस्कस किए वो सारे वहाँ पे होने चाहिए। They should be controlled to ensure that the formal testing procedure on new program version before they are used for live operation। सेम वही जो हम देखें, अगर आपने सिस्टम को डेवलप किया उसके कंट्रोल, तो जब सिस्टम में चेंज किया तो कंट्रोल तो अल्टीमेटली वही वाले होंगे ना जो आपने सिस्टम को डेवलप किया था, तो ये सिस्टम को डेवलपमेंट के कंट्रोल्स हैं। All new version of program must be authorized at an appropriate level of the management। सेम वही ऊपर वाली बात। Staff should be given training। सेम ऊपर वाली बात। तो जब भी प्रोग्राम चेंजेस होती हैं तो ये काम आपने करने होते हैं। तो ये सारे काम कौन से हैं जो सिस्टम की डेवलपमेंट के काम है। वहां पे क्या था, पूरे सिस्टम के कंट्रोल्स थे, यहाँ पे उस स्पेसिफिक चेंज के कंट्रोल है। फर्क सिर्फ इतना है, बाकी सेम बात है, कोई मसला नहीं है। समझ आ गई यहाँ तक बात। अब ये पेपर में सवाल किस से आएगा, एक कंपनी ने ड्यूरिंग द पीरियड एक प्रोग्राम चेंज किया है, आप बताएं उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स या कंट्रोल्स वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी हैं, तो आप यहाँ पे सारे उठा के ये लिख देंगे। अगर पेपर में सवाल आ जाता है एक कंपनी ने न्यू सिस्टम लगाया है, तो बताएं क्या क्या पैरामीटर्स वहाँ पे होना ज़रूरी थे, तो आप स्टेप 1 के प्रोसीजर लगा देंगे, जो मैंने डिस्कस किया वो लगा देंगे। अगर पेपर में सवाल आ जाता है कि एक मैंने कंपनी ने प्रोग्राम चेंजेस किए हैं, ऑर्डर रिस्क बताएं क्या है, तो फिर हम वहाँ पर बताएंगे कि प्रोग्राम चेंजेस हो सकता है अनऑथराइज हो, जिसकी वजह से कंपनी अनफेवरेबल एडवांटेज लेना चाह रही हो और वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड ना हो, ऑथराइज ना हो, अप्रूव ना हो, तो ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे आपकी आ सकती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक मुश्किल तो नहीं है, रीडिंग करने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप है आपकी। सीक्वेंस ठीक नहीं है, अगर आप मेरे से पूछे ना तो सीक्वेंस ठीक नहीं है। अब अगर आप सिर्फ रीडिंग आउट करना शुरू कर दें, ये जो काम हम कर रहे हैं, तो आपको क्या समझ आएगी हम क्या पढ़ रहे हैं या इसका ऑडिट में क्या तल्लक है। जब तक आपको सीक्वेंस नहीं समझ आएगी एक्टिविटीज़ की, उस वक्त तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकेंगे। तो सीक्वेंस के लिए फ्लो चार्ट्स कल की क्लास के, आज की दिन की डिस्कशन, जब तक आप माइंड में इसको अच्छे तरीके से मैप नहीं करेंगे, ये कोई चीज़ आपको समझ नहीं आनी, ये गारंटेड में लेके देता हूँ अखबार। लेकिन अगर आप फ्लो चार्ट्स और क्लास की डिस्कशन को समझेंगे तो ये चीज़ आपको इजीली समझ आ जाएगी। मेरा ख्याल है पिछली कल की क्लास वैसे भी यूट्यूब पर पड़ी है, तो आप उस क्लास को बार बार सीखें। अगर आप IT कंट्रोल्स को समझना चाहते हैं, 10 से 15 नंबर का सवाल आ जाता है यहाँ से, और वो सवाल आसान होता है, मुश्किल नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। आगे जी, प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज प्रोग्राम चेंजेस। अगर कोई सिस्टम के अंदर अनऑथराइज चेंज हुए तो किस तरह से उसको प्रिवेंट या आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देयर इज अ रिस्क दैट न्यू प्रोग्राम विल बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। वही बात ऊपर की हमने। The risks are particularly serious in companies that have large purpose-written computer systems and where the computer system are operated on a large computers in a centralized computer centers। तो कहते हैं जहाँ पे बड़ा सिस्टम लगा होता है वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ज़ाहिर पता है छोटी सी प्रोग्राम चेंज पूरे के पूरे सिस्टम को हिला के रख सकती है। ठीक है जी। There should be a segregation of duty between the task of the programmers and computer operators। यानी कि जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, जो सिस्टम को चला रहे हैं, वो प्रोग्रामर्स नहीं होने चाहिए। क्यों, वो फिर क्या करेंगे अपनी मर्जी। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पता है कि यार अकाउंटिंग एंट्रीज को रिवर्स करना है, या एक अकाउंटिंग एंट्री है जो ट्रेल जिसका आ जाता है, तो मैंने परचेज करनी है, मैंने परचेज भी खुद करनी है, मैंने पैसे भी खुद निकालने हैं, तो सिस्टम के अंदर चेंज करूंगा, थोड़ी देर के लिए आपको एक्सेस राइट दिलवाऊंगा, बैंक के थ्रू पेमेंट कराऊंगा, उसके बाद दोबारा उसको क्लोज कर दूंगा। तो ये जरूरी है वहाँ पे। देयर शुड बी अ फुल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑल प्रोग्राम चेंजेस। जितनी प्रोग्राम चेंजेस हो उसकी क्या होनी चाहिए आपके पास, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ये बेटा नीचे आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी जी। फिर है जी प्रिवेंशन ऑफ द यूज ऑफ इनकरेक्ट प्रोग्राम और डेटा फाइल्स इन अ लार्ज कंप्यूटर सिस्टम। देयर में बी सेवरल वर्जन ऑफ प्रोग्राम एट एनी टाइम
not just one current version. For example, when a new version is written, the old version may be kept. It is important to ensure that correct version of the program is used. मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, 8 बॉल पूल कौन कौन खेलता है? 8 बॉल पूल खेलते हैं। अगर आज आप एक अपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, 6 महीने के बाद वो एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं हो सकती। आप मोबाइल ओपन करेंगे तो आगे एरर आ जाएगा कि एक न्यू वर्जन हैज़ बीन अपडेटेड, प्लीज़ अपलोड दिस वर्जन आता है। अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हो, नया वर्जन आ जाए, पुराना वर्जन आप काम नहीं कर सकते। तो कहता है सेम इस तरह से हो सकता है कि आपने कई प्रोग्राम फाइल्स रखी हों। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊँ बात, अगर कैसर और मैं 8 बॉल पूल पे गेम खेलना चाहते हैं तो कैसर और मेरे पास सेम वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर कैसर के पास डिफरेंट है, मेरे पास डिफरेंट है, हम आपस में गेम नहीं खेल सकते। तो ये क्या रखे हुए हैं? कंट्रोल्स रखे हुए हैं किस चीज़ के लिए? कि आप जो अपडेटेड सिस्टम है उसको यूज़ कर रहे हो। तो वो यही कहता है कि हो सकता है कई फाइल्स आपकी मौजूद हो, कई सिस्टम के वर्जन आपके पास मौजूद हो, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है उसको आपने यूज़ करना है, पुराने वर्जन को आपने यूज़ नहीं करना। हो सकता है वो डाटा बैकअप के लिए हमने रखे हो। कंप्यूटर ऑपरेटिंग स्टाफ शुड बी suitably trained and should follow standard operating procedure for checking the version of the program they are using। तो वही बात कि जो बेसिकली स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो अपडेटेड है या नहीं है। जॉब स्केजुलिंग होनी चाहिए, दे शुड बी फॉर्मल जॉब स्केजुलिंग इन लार्ज कंप्यूटर सेंटर्स एंड द जॉब स्केड्यूल शुड बी स्पेसिफाई द वर्जन ऑफ द प्रोग्राम टू बी यूज्ड। तो अब आप उसको साथ साथ बताएं कि जनाब आपने ये प्रोग्राम यूज़ करना है, ये बंद कर देना है। आप अपने जो उसकी स्क्रीन है उसके ऊपर बार बार ब्लिंकिंग पॉइंट आ जाए कि जनाब आप जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ये पुराना है, इसको फ़ौरी तौर पे चेंज करें। तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक ना एक पॉइंट आ जाएगा उसको चेंज करने के लिए। सुपरविजन है, सुपरवाइजर शुड मॉनिटर द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑपरेटिंग स्टाफ। तो जाहिर बात है जहाँ पे प्रोग्राम यूज़ हो रहा है वहाँ पे विजिट करें, वहाँ विजिट करके फॉर मैं आ रहा हूँ जो है नुमान खेल रहा है 8 बॉल पूल, मैं गया, मैं कहा नुमान 8 बॉल पूल की एप्लीकेशन दिखाओ। वो 3 डॉट्स पे क्लिक किया, नीचे आके वर्जन चेक किया, मैंने कहा ठीक है ओके, तो वो सुपरविजन के साथ जो है ना लिंक हो गया। रिव्यू बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट शुड कैरी आउट पीरियडिक रिव्यूज टू मेक श्योर दैट द करेक्ट वर्जन ऑफ द प्रोग्राम्स आर बीइंग यूज्ड। तो जाहिर बात है एक सुपरवाइजर के रिव्यू है, एक टॉप लेवल के रिव्यूज है। फॉर एग्जांपल सीईओ कमरे में आ गया, उसने कहा हाँ भाई अब्दुल्ला कौन सी गेम खेल रहे हो? अब्दुल्ला ने कहा सर मैं जो है ना वो क्रिकेट लीग खेल रहा हूँ। ओके, अब एप्लीकेशन हमने खोली, उसने जाकर चेक किया, वर्जन देखा वही सेम है या नहीं है, नहीं है, क्यों मैं पुराना क्यों यूज़ कर रहे वर्जन? सर मुझे पता नहीं था। फिर ऑटोमेटिकली किसकी शामत आएगी? सुपरवाइजर्स की। फिर किसकी शामत आएगी? जॉब स्केजुलिंग करने वालों की, HR की। फिर किसकी शामत आएगी? जो स्टाफ है जिन्होंने इस काम को इंश्योर नहीं किया उनकी भी साथ साथ शामत आ जाएगी। तो अल्टीमेटली मुश्किल नहीं है, आप इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी वरना मुश्किल लगेंगी जी। फिर प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट टू द डाटा फाइल्स, फिजिकल एक्सेस रोक दें, डाटा फाइल की रिस्ट्रिक्ट कर दें एक्सेस को, पासवर्ड लगा दें, फायरवॉल लगा दें, तो ऑटोमेटिकली आप एक्सेस राइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक्सेस राइट की जो बातें की थी वो यहाँ पे आपकी सारी बातें आ गई हैं। क्या क्या बातें हैं? फिजिकल एक्सेस टू द कंप्यूटर टर्मिनल्स में बी रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड एम्प्लॉइज। फॉर एग्जांपल जहाँ पे सर्वर्स पड़े होते हैं वहाँ पे शीशे का ग्लास लगा होता है, शीशे ग्लास के साथ एक छोटी सी बायोमेट्रिक डिवाइस लगी होती है। आप बायोमेट्रिक डिवाइस के ऊपर पहले अपना अंगूठा लगाते हैं तो सिस्टम दरवाज़ा क्या हो जाता है? खुल जाता है। आप जाते हैं काम शाम करते हैं, वापस आते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। तो क्या है? फिजिकल एक्सेस उस जगह की रोक दी जहाँ पे आपके सिस्टम जा वो चीज़ें पड़ी। एक्सेस टू द प्रोग्राम एंड डेटा फाइल में बी रिस्ट्रिक्टेड यूजिंग द पासवर्ड्स। जहाँ पे वो डाटा फाइल पड़ी है उसको क्या कर दें? पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दें। फायरवॉल्स लगा दें। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सटर्नल एक्सेस वाया द इंटरनेट। जाहिर बात है अगर आपने फायरवॉल का पता क्या होती है? सिक्योरिटी की वॉल होती है, बेसिकली सिक्योरिटी की लेयर होती है जो इंट्रूडर्स को रोकती है आपके सिस्टम के अंदर घुसने से। दिस इज कॉल्ड द फायरवॉल। समझ आ गई जी बात की? फिर इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ द ऑपरेशंस, ये डिजास्टर रिकवरी प्लान है, एक दफ़ा इसकी रीडिंग आउट कर लीजिएगा, आपको चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी जी। तो ये जनाब आपके GITC क्लोज हो गए हैं। मेरे मुताबिक GITC का एरिया ठीक तरीके से डिज़ाइन बुक के अंदर नहीं है। ये GITC इस तरीके से ऑडिट में काम नहीं करते। ये एक IT के परस्पेक्टिव से इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ऑडिट के परस्पेक्टिव से बातें नहीं कर रहे। ऑडिट के परस्पेक्टिव से फ्लो चार्ट्स और जो आज के दिन की डिस्कशन बुक से रीडिंग से पहले वाली है वो ज़रूरी है जी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? नो क्वेश्चन जी। अब GITC क्लियर है आप लोगों को? GITC पे किसी का कोई इशू? कल के लेक्चर और आज के लेक्चर इस बुक की रीडिंग से पहले समझना बहुत ज़रूरी है GITC को या IT एप्लीकेशन कंट्रोल्स को समझने के लिए। कल इंशाल्लाह हम IT एप्लीकेशन कंट्रोल्स को करेंगे और फिर IT कंट्रोल्स को हम कर देंगे क्लोज। फिर उसके बाद हमारे जो इसकी प्रैक्टिस है
अब्दुल्ला प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए क्या नहीं आपने GITC और ITAX के कल कल या परसों कल ले आना, कल मुझे दिखा देना ना, कल मुझे दिखा देना। तो 8-10 सवाल होंगे, वो सारे ले आना, ठीक है। तो वो फिर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर जनाब अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे IT एप्लीकेशन कंट्रोल से रिगार्डिंग। ले जी मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।